वैसे तो इलेक्शंस 2022 एक असेंबली इलेक्शन था, लेकिन इसे एक मिड टर्म इलेक्शन, एक रेफरेंडम भी बोला जा रहा था। क्यों? अरे भाई, 5 स्टेट एक साथ इलेक्शन को जा रहे हैं, वो भी देश के अलग अलग भागों से, और वो भी बीजेपी के सेकेंड टर्म के बीच में, माने मिड टर्म में, वो भी कोविड के बाद, और देश एक इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रहा है उसके बीच में। माने ये होता है असली लिटमस टेस्ट। इससे समझा जा रहा था कि भाई 2024 में हवा किस तरफ जा रही है। तो इसमें बीजेपी फ्लाइंग कलर से पास हुई है, भारी बहुमत से, 4 स्टेट्स में तो वापस, ओनली पंजाब को छोड़ के। लेकिन इस बड़ी डेवलपमेंट में 2 हेडलाइंस जिसके बारे में आज हम देशभक्त में बात करना चाहेंगे। एक तो ऑब्वियसली जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, बीजेपी की मैसिव विक्ट्री, यह दिखाते हुए कि कैसे बीजेपी आज भी नैरेटिव कंट्रोल कर रही है, दिलों पे राज कर रही है, और इलेक्शन कैसे जीता जाता है, या कैसे साइलेंट वोटर्स का दिल भी जीता जाता है, वो आज हमें दिखने को मिल गया। लेकिन दूसरी जो बड़ी हेडलाइन है और जिस पर हम आज बहुत ज्यादा ही फोकस करना चाहेंगे, वो यह है कि 8 साल पावर से दूर रहने के बाद भी कांग्रेस की ना तो एरोगेंस गई है, ना तो इनकॉम्पिटेंस गई है, ना तो लेजीनेस गई है, और इसके बाद भी राहुल बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हम सीखेंगे, इससे हम सीख रहे हैं। तो टॉप लीडरशिप को कभी ना कभी तो जवाब देना होगा, लेकिन जब राहुल बाबा आइसक्रीम खाना बंद करेंगे तो शायद उसके बारे में जवाब दे पाएंगे। जल्दी से आज हम एक एक स्टेट में बड़ी क्विकली देखेंगे कि कौन जीता और कौन, माने कांग्रेस, बुरी तरीके से हारा। आज कांग्रेस की स्थिति पहले से भी इतनी ज्यादा दयनीय क्यों है, और 2024 में मोदी को चैलेंज करना तो दूर की बात है, सवाल अब कांग्रेस को यह पूछना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भी बन पाएगी कि नहीं। 2 साल में जिस रेट पे वो जा रही है और जिस रेट पे दूसरे पार्टी ऊपर जा रहे हैं, शायद वो भी हाथ से निकल जाए। कांग्रेस के डिक्लाइन के बारे में देशभक्त में हमने काफी एपिसोड्स बनाए हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे ग्रेजुअल स्लाइड रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बिहार में कांग्रेस की वजह से आरजेडी भी पावर में नहीं आ पाई, तो हमने बताया कैसे कि अब कांग्रेस के साथ कोई अलायंस पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे पनौती मानी जाती है। और यह देखा गया है कि बिहार के बाद कांग्रेस लिटरली अकेली पड़ गई है जब असेंबली इलेक्शन की बात भी आती है। लेकिन बल नहीं गया है, ना ना, हम अकेले करेंगे, करके दिखाएंगे, दिखा दिया। हमने यह भी दिखाया आपको कि कांग्रेस के डाउनफॉल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो एक्चुअली नेहरू की गलती है। जब कांग्रेस ने जो एनुअल इलेक्शंस था वो करवाना बंद कर दिया, और ये नेहरू के कार्यकाल में ही बंद हो गया, और ये एक फैमिली ट्रेडिशन बन गई कि भैया देखिए, फैमिली ही पार्टी में प्रेसिडेंट बनेगी, जबकि पहले हर साल इलेक्शन होता था। मानते हैं, चलिए बीजेपी में जैसा भी हो, लेकिन कम से कम मूवमेंट तो रहती है, लोग तो बदलते हैं। यहां 20 साल से मां बेटे के बीच में ही सारा का सारा प्रेसिडेंटशिप रह चुका है, और अब तो 3 साल से इंटरिम प्रेसिडेंट। कांग्रेस की लंबी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पार्टी का कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है फुल टाइम। और हमने यह भी बताया कि कैसे राहुल गांधी ने 2019 में हार के बाद रिजाइन किया, लोगों को लगा कि अब शायद गांधी मुक्त कांग्रेस होगा, लेकिन फिर वही वापस आ गए, घूम फिर के राहुल बाबा ही वापस आने की कोशिश कर रहे थे। कोई अगर आवाज भी उठाए तो सीधे पार्टी से बाहर। चलिए, ये तो रही हिस्ट्री की बात। अब जरा प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि कैसे कांग्रेस आज निस्तो नाबूद हो गया और बीजेपी ने अपना वर्चस्व वापस एस्टैब्लिश कर दिया गया है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश बात कर लेते हैं। बीजेपी 250, समाजवादी पार्टी 117 और कांग्रेस ग्रैंड टोटल 2 सीट्स। जी हां, 17 इलेक्शन में, जबकि एक टाइम पे कांग्रेस 388 सीट्स तक ला चुकी थी यूपी में, आज वो 2 सीट पर बैठी है। पिछले बार 7 सीट लाई थी, अब 2 सीट, और वो भी प्रियंका गांधी के बड़े मैसिव एंट्री के बाद, कैंपेनिंग के बाद और 2-4 इंटरव्यू के बाद। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, बीजेपी ने अपने पासा बहुत बढ़िया खेला है यूपी में। वुमेन वोटर जो है, उनको कैसे अपने तरीके में करना है और उनको कैसे इंप्रेस करना है। जो फ्री राशन का जो उनका प्रोग्राम था, काफी इंफ्लुएंशियल रहा है। बात यह नहीं है कि कितना पैसा दिया गया, कितना राशन दिया गया, लेकिन सरकार कुछ करते हुए दिखाई तो दी, और उससे दिल जीते गए हैं। ब्राह्मण कैंडिडेट्स को लेकर बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। बीजेपी ने 68 ब्राह्मण कैंडिडेट्स लगाए, बीएसपी ने 64, समाजवादी ने 34, कांग्रेस ने 48, लेकिन बीजेपी ही सारी ब्राह्मण सीट जीती। बीएसपी के तो कैंडिडेट्स डेसिमेटेड हो गए, और जाटव वोट जहां तक था बीएसपी का, वो भी गया बीजेपी को।
अखिलेश प्रियंका सोचते हैं कि पॉलिटिक्स अभी भी 20 साल या 15 साल या 10 साल पुराना वाला स्टाइल चलता है। हम लास्ट मिनट में आ जाएंगे, लास्ट के 2-3 महीनों में काम कर लेंगे और हम इलेक्शन बाजी मार लेंगे। अखिलेश ने ऐसे पहले भी जीता हुआ है उत्तर प्रदेश, लेकिन कोई ग्रास रूट मोबिलाइजेशन तो था नहीं और सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। टीवी में वही गिने चिने 2 चैनल पे जाकर आपने इंटरव्यू दे दिया। लेकिन हुआ यह कि भाई आज माहौल बदल गया है, लोग देखना चाहते हैं कि आप कितने दिनों से ग्राउंड पे काम कर रहे हो, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। गुस्सा था, बीजेपी के साथ नाराजगी थी, लेकिन कोई उस नाराजगी को कोई स्लोगन में ना कन्वर्ट कर पाया, ना वोट पे कन्वर्ट कर पाया। हां, बस इलेक्शन रैलियां होती रहीं। और जो माइंडस्केप है, जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है, उसको बीजेपी ने अपने साथ ही रखा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, 24 घंटे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बीजेपी के पास ही था। और समाजवादी पार्टी को वोट ना मिलने का एक और बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर। आज भी लोग याद रखते हैं दबंगई जो चलता है समाजवादी पार्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं वेदर बीट कांग्रेस, वेदर बीट समाजवादी पार्टी, वोट तो वापस बीजेपी के पास ही गया। उधर प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया लड़की हूं लड़ सकती हूं। भाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को तो बहुत मजा आया होगा ये बनाने में, लेकिन क्या ऐसे कैंपेन ट्रांसलेट करते हैं इनटू एन इमोटिव मैसेज ऑन द ग्राउंड? शायद नहीं। ये पॉइंट्स मैं कम्युनल एंगल के बगैर कह रहा हूं। इसके ऊपर आप राष्ट्रवाद लगा लीजिए, इसके ऊपर आप कम्युनल एंगल लगा लीजिए, लेकिन अगर आप ये एंगल माइनस भी कर दें तब भी बीजेपी ये इलेक्शन जीतने वाली थी, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई तगड़ा था ही नहीं और कांग्रेस का तो बंटा धार हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेश किया जाए आपके सामने, पंजाब। सबसे बड़ा इंसल्ट आज कांग्रेस को यूपी में नहीं मिला है, जबकि 2 सीट है वहां, लेकिन तब सबसे बड़ा इंसल्ट है नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बीजेपी बट आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी वैसे में भी अरविंद केजरीवाल को शायद मोदी से ज्यादा हेट करते होंगे और चन्नी जी उनके खुद पिक थे। हुआ क्या? आम आदमी पार्टी 92, शिरोमणि अकाली दल 3, बीजेपी 2, खैर उनका तो कुछ होने वाला नहीं था पंजाब में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीट, 77 से 18, 50 सीट डाउन। एंटी इनकम्बेंसी भी लगा लीजिए, तब भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। यह कांग्रेस का बेस्ट चांस था एक स्टेट को रिटेन करने के बाद, इतना बड़ा फार्मर एजिटेशन होने के बाद। कम से कम एक स्टेट था जहां कांग्रेस सोच रही थी कि वो वापस आ पाएगी। इतने बुरी तरीके से निस्तुत नाबूद हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी ने फोकस किया, भाई देखो एंटी करप्शन हमारा प्लैंक है, हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उन्होंने भांप लिया था कि लोग सोचते हैं शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं बदलता है, बस ये लीडर बदल जाते हैं, करप्शन वहीं का वहीं, ड्रग्स वहीं का वहीं और इंप्लॉयमेंट सिचुएशन वहीं का वहीं। आम आदमी पार्टी ने सिंपल टारगेटिंग किया। देखिए, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हम बात कर रहे हैं विमेन वेलफेयर के बारे में, 1000 रुपया सीधे उनके अकाउंट में आएगा, हम बात कर रहे हैं फार्मर्स के बारे में विद एग्री रिफॉर्म्स। तो उन्होंने जो अपने पिछले मिस्टेक्स थे उससे भी सीखा। भाई पिछले बार नो सीएम फेस कर दिया था, तो लोगों को लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल का ही मन है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो इस बार भगवंत मान को सीएम फेस बना दिया। तो ये जो आउटसाइडर टैग है उसको हटा दिया। उधर फार्म एजिटेशन पे कम से कम आम आदमी पार्टी ने यह तो दिखाया कि जो गुस्सा था उसको वो टैप इन कर पाए। और पॉलिटिक्स इसी का खेल होता है कि आप टैप इन कहां कर पाते हो। कांग्रेस ना इधर की उधर, फार्मर एजिटेशन को बिल्कुल वो टैप इन नहीं कर पाए। चलिए, ये तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं, कांग्रेस की खुद की बात देख लो। चन्नी साहब लास्ट मिनट में बना दिए गए मुख्यमंत्री, और वैसे में भी उनको सीएम फेस डिक्लेयर करते करते तो एकदम इलेक्शन ही आ गया। उधर चन्नी वर्सेस सुनील जाखर वर्सेस सिद्धू वर्सेस अमरिंदर, माने लीडरशिप की तो धज्जियां उड़ी हुई थी। एक सर्कस चल रहा था कांग्रेस के नाम पर। वैसे बीजेपी में भी प्रॉब्लम होता है, बीजेपी में भी लड़ाई होती है, लेकिन सीएम फेस एक साल पहले ही इलेक्शन से चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सीएम फेसेस चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इलेक्शन से एक साल पहले ही चेंज करके एक यूनाइटेड फ्रंट तो दिखाया जाता है पार्टी के अंदर से। तो बेसिकली कांग्रेस में जो चल रहा था वो ज्यादा एंटरटेनमेंट चल रहा था। कपिल शर्मा के शो से ज्यादा तो हमें सिद्धू पाजी एंटरटेनमेंट दे रहे थे। उधर सिद्धू पाजी को फिर कॉम्प्रोमाइज भी करवाना है, क्योंकि पता नहीं शायद राहुल बाबा से प्रेशर आ रहा हो। तो भाई एडवोकेट जनरल और डीजीपी को आपने अपॉइंट किया, फिर चन्नी साहब ने उनको रिमूव भी कर लिया, लेकिन लोगों ने भी कहा ये क्या तमाशा चल रहे हो। उसके ऊपर अजय माकन जैसे लोग हैं, पहले दिल्ली में रायता, फिर पंजाब में रायता, तो बेसिकली रायता ही चल रहा था। लोकल एमपीज को इग्नोर कर दिया गया और वो साफ बैकफायर कर दिया गया। वैसे इलेक्शंस कैसे जीता जाए ये एक इमोशन नहीं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। माने एक लॉजिक बेस्ड एल्गोरिथम है कि आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ इंटेंशन होना काफी नहीं है।
और वैसे अगर कांग्रेस ये बात समझ नहीं पाए तो वो कुकू एफएम पर जाकर एक किताब सुन सकती है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सुन सकती है, कैसे जीतती है बीजेपी इलेक्शन। बहुत बढ़िया आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा स्टेटिस्टिक्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कि बीजेपी इलेक्शन कैसे जीतती है। तो शायद ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पे पढ़ के राहुल बाबा कुछ सीख लें। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बैड न्यूज तो रुका नहीं कांग्रेस के लिए। अरे भैया, इंडियन पॉलिटिक्स में कम से कम पिंग पोंग तो होता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने सोचा अच्छा उत्तराखंड में तो बॉल अब हमारे पास आ ही जानी चाहिए, तो सोचा कि उत्तराखंड तो हमारे पास होगा। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी 47 डिस्पाइट द एंटी इनकम्बेंसी, और कांग्रेस के पास कितना 19 सीट्स, माने 11 थे पिछले बार, चलो कम से कम 11 से 19 तक तो पहुंचे। बीजेपी ने यहां भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, नेशनल सिक्योरिटी को मुद्दा बनाया, रिलीजियस टूरिज्म को मुद्दा बनाया, आर्मी वेलफेयर को मुद्दा बनाया, क्योंकि वो एक इमोटिव इशू है वहां स्टेट में। वहां कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप के वजह से, और नेशनल लीडरशिप में जो चल रहा है और राहुल और प्रियंका के साथ जो चल रहा है उसके वजह से उनके वोट कटे हैं। ना उनके पास कोई नैरेटिव है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की, ना नेशनल लेवल पे ना स्टेट लेवल पे कोई नैरेटिव है ही नहीं। अरे भैया, इलेक्शन है, आपको कुछ तो सपने बेचने होंगे, कुछ तो रास्ता दिखाना होगा, लेकिन है ही नहीं कुछ। हरीश सिंह रावत की बात कर लीजिए, सीनियर लीडर, रिस्पेक्टेड लीडर है, उनको क्या कर दिया, जाओ बेटा पंजाब जाओ, वहां तुम फायर फाइटिंग करो, तुम्हारा स्टेट जल रहा है तो जलने दो। तो एक प्रॉब्लम जो हमेशा रही है कांग्रेस में कि जो लीडरशिप है भी आपकी स्टेट में, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आप सोचिए, इतने सीनियर लीडर को भी सीएम फेस ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ना स्ट्रेटेजी है, ना प्लानिंग है, ना सेल्स पिच है। और ऐसा नहीं है कि इन सब स्टेट्स में प्रॉब्लम लास्ट मिनट में आई है, पहले से ही थी। देवेंद्र यादव पहले से ही फैक्शंस मैनेज नहीं कर पाए थे, सीनियर लीडर को भेजा गया, उनके आते आते सिचुएशन कंट्रोल करते करते सारा टाइम निकल गया। बेसिकली कांग्रेस भी उत्तराखंड में 2 सब पार्टीज में थी, माने दो सब पार्टीज जो आपस में काम नहीं करना चाहती हैं। यही स्टोरी मैं बोलूं तो मणिपुर में भी रिपीट होता है। बीजेपी मणिपुर जैसे स्टेट में 29 की स्ट्रेंथ पर आ चुकी है, कांग्रेस रिड्यूस टू 4। जी हां, 28 से लास्ट टाइम से 4 हो चुकी है मणिपुर जैसे प्लेस में। तो यह दिखाता है कि बीजेपी की रीच जियोग्राफिकली कितनी बढ़ रही है। बीजेपी ने मणिपुर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी फिर से बदली, पीस, स्टेबिलिटी, नॉर्मलसी। क्योंकि उन्होंने देखा कि इबूबी सिंह के टाइम पर जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बंद हुआ करते थे, ब्लॉकेड्स हुआ करते थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुआ करते थे। तो बीजेपी ने कहा कि देखिए हमारे टाइम पे स्टेबिलिटी होगा, ये सब कांड नहीं होंगे। और जो एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल इशू है कि भैया देखो, बिटवीन द हिल पीपल एंड द ट्राइबल वैली पीपल देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को स्मूदन आउट करते हैं, लोगों के बीच में ये फ्रिक्शन को स्मूदन आउट करते हैं। और कांग्रेस ने बीजेपी का काम और आसान कर दिया। ये पैतरे जो पहले वाले थे अभी भी कांग्रेस में चल रहे हैं। इबोबी सिंह आते हैं 5 साल गायब होने के बाद, करीबन लास्ट 2 मंथ्स में आते हैं, हां चलो अब मैं आ गया हूं, अब काम शुरू करते हैं और लोग हमारे लिए वोट दे देंगे। ये पैतरा नहीं चलेगा, चाहे राहुल करे, प्रियंका करे या इबोबी सिंह करे। लोग अब देख रहे हैं कि आप ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हो। खासकर कि अगर आप लेगेसी प्लेयर हो, अगर आपकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बोझ है, बैगेज है, और आप सोच रहे हो लास्ट 2 मिनट्स में आ जाओगे तो कर लोगे, तो ये अब नहीं चलने वाला है। ऐसे लोगों को लात पड़ रही है। और फाइनली गोवा का एग्जांपल ले लेते हैं। कहा जा रहा था कम से कम ये क्लोज बैटल होगी, कांग्रेस ने लास्ट टाइम तो सबसे ज्यादा सीट्स लिए थे, इस बार कड़ी टक्कर होगी। लेकिन बीजेपी यहां भी सरकार बना रही है। 17 सीट्स मिले थे कांग्रेस को लास्ट टाइम, इस बार 11 मिले हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कांग्रेस के पास। वहां बीजेपी ने बड़ा अपना सही गेम खेला कि कैथोलिक वोट्स को कैसे लें। अब यहां तो मामला अलग है, यहां तो वोटरी अलग है। तो भैया उन्होंने टिकट्स दिए इन्फ्लुएंशियल कैथोलिक लीडर्स को, जो कि कांग्रेस से ही उनके पास आए थे 2019 में, जिनके पास अपना वोट बैंक था, और बीजेपी ने अपना साइड बहुत सॉलिड कर लिया गोवा में भी। ऑफ कोर्स कांग्रेस हमेशा हेल्प करती रहती है, स्टेट इंचार्ज लोकल लीडर्स के बीच में वहां झगड़ा, पी चिदम्बरम सीनियर ऑब्जर्वर सही कैंडिडेट्स चूज ही नहीं कर पाए। कांग्रेस की पुरानी प्रॉब्लम है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो सही कैंडिडेट्स हैं, वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये छोटा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है कि बीजेपी तो जीती ही जीती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के इस महान विक्ट्री में कैसे बहुत बड़ा हाथ दिया है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर योगी मोदी एक फूलों का गुलदस्ता राहुल गांधी और प्रियंका को नहीं भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत मदद किया है उन लोग ने। अब देखिए, डॉक्टर अश्वनी कुमार ने आज एनडीटीवी में एक इंटरव्यू में क्या कहा कि ये कांग्रेस के लिए एंड गेम है। I think Congress has tested the endurance of its loyalists and of its devoted workers and leaders for a very long time. This is the end game for it.
40 साल आपके पार्टी में कोई काम करता है और आज वो कहता है ये एंड गेम है, बक लीजिए, अब इनको भी गाली बक लो। सब लोग गाली बकने लायक है, बस राहुल और प्रियंका सही हैं, बाकी सब गलत है। देखिए, हर पार्टी में आया राम गया राम होते हैं, लेकिन जब आपके पार्टी से लंबे टाइम से काम करने वाले लोग, सीनियर लोग, 30-40 साल वाले एसोसिएशन वाले लोग अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपके लीडरशिप में प्रॉब्लम है। लेकिन यह बात राहुल प्रियंका को कोई बोलने वाला है नहीं। उधर हिपोक्रेसी ऑफ द कांग्रेस तो देखिए। अरे आम आदमी पार्टी कम से कम ये तो दिखा सकती है, मेरे पास दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसको मैं पंजाब में ले आऊंगा। कांग्रेस कहां का गवर्नेंस दिखाएगी? राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का। अरे एक तरफ राहुल गांधी कहता है कि मैं मीडिया का साथ दूंगा जो इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, उधर छत्तीसगढ़ ही बुरी तरीके से प्रेस वालों को कुचल रहा है, उनको जेल में डाल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं सेडिशन लॉ हटा दूंगा अगर मैं पावर में आऊंगा, उधर पंजाब सरकार जब कांग्रेस पावर में थी तो सेडिशन पे सेडिशन केसेस ठोके जा रही थी। यह हिपोक्रेसी लोगों को अब दिख रहा है। और ऑफ कोर्स ये एक दो जो ढकोसले हैं, जो जुमले हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हटाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ब्रह्मास्त्र है कांग्रेस के लिए। राहुल बाबा ना भी चले, प्रियंका गांधी आ जाएंगी। अरे भाई, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह साड़ी पहनती है, प्रियंका गांधी का हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी की तरह है, प्रियंका गांधी की नाक इंदिरा गांधी की तरह है। आज प्रियंका गांधी के पास 2.5% वोट शेयर रह गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। सीएम कैंडिडेट बनने चली थी, योगी आदित्यनाथ को कंपटीशन देने चली थी। चलिए आज एक और स्टोरी बता देते हैं आपको जल्दी से। अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी का इंटरव्यू तो शायद आपने देखा ही होगा, याद ही होगा। आज तक राहुल गांधी उसमें इतने सदमे में है कि इंटरव्यू देते नहीं हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि उस इंटरव्यू के होने के बाद और उसको ऑन एयर डालने में 2 दिन का फासला था, और इन 2 दिनों के फासलों में भी किसी ने कोशिश नहीं किया कि इतना घटिया इंटरव्यू को रोका जाए। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी उस इंटरव्यू में बैठी थी और प्रियंका गांधी ने ही उस इंटरव्यू को ग्रीन लाइट, हरी झंडी दी थी। तो यह कहना कि प्रियंका गांधी बहुत एस्ट्यूट है और पॉलिटिक्स उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, यह बिल्कुल गलत है। एक और झूठ जो कांग्रेस ने बहुत फैलाया है वो यह है कि मीडिया कांग्रेस को जगह नहीं देती है, कांग्रेस को इग्नोर करती है। यह झूठ को भी कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। गांधी ने कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को कल्टीवेट करने की कोशिश नहीं की है। मानते हैं गोदी मीडिया है, लेकिन इसका मतलब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कांग्रेस को जगा दे। कांग्रेस ने डिजिटल मीडिया की जो पावर है, जो शक्ति है, वो तो कभी समझी नहीं। आपने कितने डिजिटल मीडिया इंटरव्यूज देखे हैं गांधी किसके इस यूपी इलेक्शन या फिर इलेक्शन 2022 में? एंड लास्टली सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। आज अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी से हटा भी दो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने वोटर्स को कांटेक्ट कर सकती हैं, ट्विटर को छोड़ के, जो कि एक डाइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस बिल्कुल फेल रही है सोशल मीडिया पर भी। हां, राहुल गांधी का आइसक्रीम खाते हुए फोटो जरूर लगा है इंस्टाग्राम पे। इतना कुछ होने के बाद भी राहुल बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैंने इसका मतलब यह है कि हटने के मूड में अभी भी नहीं है, अभी भी वो सीखना चाहेंगे। जितनी उम्र है उतने इलेक्शंस हारेंगे, उसके बाद शायद सीख जाएंगे। लेकिन ये जो हो रहा है कि कांग्रेस अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, राहुल बाबा सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, साइड में नहीं हट रहे हैं, यह हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। क्योंकि देश के लिए एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जरूरी है, लेकिन देश के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना भी जरूरी है, जिससे डेमोक्रेसी संतुलन में रहे, बैलेंस में रहे। इस इलेक्शन के बाद अब बीजेपी ड्राइवर सीट में होगी राज्यसभा में। माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन से लेकर कोई भी बिल जो वो पास करना चाहें आराम से पारित कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर डिस्कशन या डिबेट। अब कांग्रेस को यह सोचना है कि 2024 में प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दो, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अपने आप को कंप्लीटली जीरो से रीइन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर ऑफ सीट्स तो वैसे में भी जीरो ही हो रहे हैं। थैंक्स टू कुकू एफएम फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। कुकू एफएम पर सिर्फ बीजेपी इलेक्शन कैसे जीतती है उसको छोड़कर भी आपको बेहतरीन ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं, बेस्ट सेलर्स मिल सकती हैं, जो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वॉक करते हुए या रेस्ट करते हुए कभी भी सुन सकते हैं। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नीचे मैंने कुकू एफएम का डाउनलोड लिंक देके रखा है, जरूर एक बार कुकू एफएम इंस्टॉल करके ऑडियो बुक्स जरूर सुनिएगा। कुकू एफएम पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Thanks for watching.